नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपकी डिमांड पर सीड यानी कि आलू का बीज, जैसे कि कुछ बीज विक्रेता F1, G1, G0, G2, G3 की बात करते हैं। आखिर ये F सीरीज़, G सीरीज़ है क्या, इन सब की जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही आप अपने फार्म पर, अपने खेत पर किस तरह से बेहतर बीज तैयार कर सकते हैं। G1 या G0 क्या होता है, G2, G3 या जो भी क्वालिटी का आप बीज खरीद के लाते हैं, उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप किस तरह से बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं, इस सब की जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसके लिए आपको ज़रूरी होगा धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखना। किसान भाइयों, ये न केवल सीड प्रोडक्शन के लिए आपका वीडियो महत्वपूर्ण होगा, बल्कि आलू को भी हम बेहतर क्वालिटी का कैसे प्राप्त करें, आने वाले जो आप प्रोडक्शन करते हो राशन आलू, उसमें भी इसमें से कुछ ट्रिक लेकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीड प्रोडक्शन के लिए यानी कि बीज उत्पादन के लिए किसान भाइयों, कितनी मात्रा में आपको खाद की आवश्यकता होगी, किस तरह से आपको खेतों की तैयारी करनी है, कौन से खेत में ये बीज का उत्पादन करना चाहिए, इस उत्पादन के लिए क्या, इस सीड के लिए यानी बीज उत्पादन के लिए कब बुवाई करनी चाहिए, कितनी गहराई में बीज को बोना चाहिए, कब पानी लगाना चाहिए, सिंचाई किस तरह से उसकी कीटों से और फंगस से और बैक्टीरिया वायरस से देखभाल करनी चाहिए, कब उसकी वेजिटेशन पार्ट को काट देना चाहिए और कब उसकी खुदाई करनी चाहिए। पूरा का पूरा संपूर्ण वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले किसान भाइयों मैं बात करता हूँ F1 क्या होता है। F1 एक तरह से पोटैटो का जो है दो अलग अलग हाइब्रिड वैरायटी, दो अलग अलग कह सकते हो प्रजाति के आलू का संकर करा करके, यानी उसका जो है दो अलग अलग हमने प्रजाति ली और इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है बेहतरीन प्रोडक्शन, क्वालिटी, रोगों से प्रतिरोधक क्षमता का विकास और उसकी वातावरण के प्रति अपनी जो है सहनशीलता। इन सब के उद्देश्य से दो अलग अलग हम प्रजातियों को लेकर के संकर कराते हैं। उनका जो है हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद जो प्रजाति प्राप्त होती है उसको पोटैटो क्लैंसी F1 कहा जाता है। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर ये सब लेबोरेटरी के अंदर होता है, आप लोग खेतों में F1 प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा बात करते हैं किसान भाइयों जनरेशन की, यानी कि G0 और G1 आखिर होता क्या है, इसकी हम अगर चर्चा करें। किसान भाइयों, जनरेशन 1 पीढ़ी दर पीढ़ी उगने वाले अगली पीढ़ी के लिए सीड की तैयारी करना, ये होता है G1, G2, G3। अब अगर हम बात करें किसान भाइयों कि G0 क्या होता है, एक्चुअली G0 आपका जो टिश्यू कल्चर से लेबोरेटरी के अंदर जो सीड तैयार होता है, वो चाहे वो टिश्यू कल्चर में हो, चाहे वो आपके एरोपोनिक तकनीक से हो या नेट हाउस के अंदर तैयार किया हुआ हो। आजकल एरोपोनिक तकनीक और नेट हाउस में इसको तैयार किया जाता है, मिट्टी में कम ही तैयार किया जाता है, लेकिन इसका जो है गोली जो छोटी छोटी बन के आती हैं, तो नेट हाउस में भी कोकोपीट के अंदर इसको तैयार किया जाता है। वो सीड को से प्राप्त जो उससे प्राप्त मिनी ट्यूबर्स जो होते हैं उनको जो है G0 कहा जाता है। किसान भाइयों, यहाँ पर अब हम जो कंपनियां सीड का प्रोडक्शन करती हैं या जो किसान भाई सीड का प्रोडक्शन करते हैं, वो G0 को लेकर के और बड़ी सावधानी से और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जीवन पीढ़ी के सीड के प्रोडक्शन के लिए, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही किसान भाइयों ये भी बताएंगे कि ये किस रेट का मिलता है। बात करें किसान भाइयों इसकी कीमत की, तो ये बहुत कीमती सीड होता है। सामान्यतः इस गोली की जो मार्केट होती है, प्राइस होती है, वो पीस के हिसाब से होती है, न तोल से। इसको ये लेबोरेटरी से प्राप्त होता है। अब इसको खेत में पैदा करने के लिए किस तरह की कंडीशन चाहिए, कब पैदा करना चाहिए, उसकी अगर हम चर्चा करें तो खेत में पैदा यहाँ से G0 ला करके खेत में अगर हम पहली पीढ़ी पैदा करते हैं तो वो कहलाती है G1 पीढ़ी। किसान भाइयों, यानी G0 से हमने पैदा किया G1, उसके लिए भी बहुत सावधानी बरतनी आवश्यक है। G1 पीढ़ी का भी सीड किसान के हिसाब से ही बिक्री होता है, तो ये एक तो महंगा है
इसको लगाने के लिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, ये सीड अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो इसको बिजनेस के उद्देश्य से आप प्रयोग कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने खेतों में भी बेहतरीन बीज उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों खेत का चुनाव। तो कौन सा हमें खेत लेना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है किसान भाइयों, ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं किया जाता। जितनी कैपेसिटी आपकी हो सकती है उतना किया जाता है। मान के चलिए इसकी छोटे से ही एरिया में लगाना चाहिए शुरुआत में। सबसे पहले किसान भाइयों ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए जिस खेत से पानी निकल जाता हो, कभी पानी उसमें नहीं भरता हो। अगर भाई दो बरसात हो जाए या कुछ हो जाए तो उसमें वो सारा पानी धीरे धीरे आप निकाल सकें। इसके अलावा किसान भाइयों उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं आया हो और फिर भी उसके बाद मिट्टी को उपचारित कर लेना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों अगर आपने कोई भी ये सब बातें कर ली हैं तो इसको सबसे पहले आप ऐसी गोबर की खाद सड़ी हुई जिसमें कोई किसी प्रकार के कीड़े न हो, फंगस न हो, उसका ही प्रयोग करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है किसान भाइयों उस गोबर की खाद को मित्र बैक्टीरिया ट्राइकोडर्मा, विवेरिया बेसियाना या बैसिलस सबटिलस के द्वारा उपचारित किया गया हो, वो डालना उसमें आवश्यक होता है। अब किसान भाइयों खेत की बढ़िया तैयारी, इसको बुआई से पहले खेत की बुआई जुताई जो है 1 से 1.5 फीट गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। उसका कारण ये है किसान भाइयों के नीचे जनरली एक कठोर परत जमा हो जाती है जिससे पानी का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो कभी ज़्यादा पानी लग जाए तो ऊपर ही रह जाता है जिससे बीज सड़ने की चांस रहते हैं। इसलिए एक बार बहुत गहरी जुताई करना आवश्यक होता है किसान भाइयों। और इसके अलावा खेत को समतल होना बहुत आवश्यक है क्योंकि कहीं ज़्यादा और कहीं कम पानी लगने की वजह से आपके प्रोडक्शन पर असर आ सकता है और बीज भी आपका क्वालिटी खराब हो सकती है। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी कर लेने के बाद इसमें खाद कितनी आवश्यकता खाद की होती है। सबसे पहले हम किसान भाइयों बात करें खाद की तो इसमें 2.5 पैकेट आपको यूरिया संपूर्ण जीवन काल में, 1.5 से 2 पैकेट प्रति एकड़ आपको लेना है DAP और इतना ही 1.5 पैकेट करीब लेना है आपको म्यूरेट ऑफ पोटास। केवल आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ साथ या तो आप कंपोस्ट खाद के थ्रू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेंगे अथवा आप स्प्रे में ही इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए आप जो है स्प्रे के द्वारा इसकी पूर्ति करेंगे। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं बुवाई के समय की। तो अगर हम पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ उचित समय होता है 15 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर। तो सीड की बुवाई में समय का भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण है किसान भाइयों आगे जाकर के रोगों का प्रकोप आता है, चैपा आता है तो उससे बीज की क्वालिटी खराब होती है और इस समय मौसम बेहतर होता है। इसके जर्मिनेशन के लिए उचित तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये समय इसके लिए सबसे बेहतर होता है क्योंकि सीड काफ़ी महंगा है तो सावधानियाँ भी बढ़िया और उचित तरीके से रखना आवश्यक है। किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करें उस खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए जिस खेत में आप मिनी ट्यूबर की रोपाई करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले किसान भाइयों अच्छी तरह से खेत को तैयार करने के बाद आप कोल्ड स्टोरेज से मिनी ट्यूबर लेके आए, निकाल के लाए। उसके बाद किसान भाइयों उस मिनी ट्यूबर को उपचारित किया जाता है। हालांकि मिनी ट्यूबर को रखने से पूर्व भी किसी अच्छे फंगिसाइड से उपचारित करके ही रखा जाता है। उसके बाद कोल्ड से निकालने के बाद भी उसको एक बार अच्छे फंगिसाइड से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों इसको एक ऐसे कमरे में रखा जाता है जिसका तापमान, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसके बाद निकालने के बाद इसको ऐसे कमरे में रखा जाता है जिसका तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हो। 6-7 दिन इसको ऐसे ही फंगिसाइड लगा करके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस पर थोड़े से रोशनी की व्यवस्था की जाती है, यानी कि पहले कम रोशनी में रखा जाएगा, उसके बाद इसको पर्याप्त रोशनी दी जाएगी। पर्याप्त रोशनी देने का समय किसान भाइयों जब होगा जब सीड में थोड़े से वाइट अंकुरण फूट जाए। 6-7 दिन में वो बड़े आसानी से फूट जाते हैं। जब अच्छे से अंकुरण फूट जाता है तो इसको पर्याप्त रोशनी दे दी जाती है सीड को, जिससे अंकुरण मजबूत हो जाए, उसके अंदर जो है आसानी से वो टूटे नहीं, उसमें थोड़ी सी शक्ति आ जाए, ये इसलिए किया जाता है, अंकुरण हरा हो जाता है। अब किसान भाइयों अंकुरण हो गया, उसके बाद इस पर किसी भी कीट का, यानी ज़्यादातर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है जिससे वायरस फैलने के चांस रहते हैं,
अगर किसी भी कीट का प्रकोप न हो जाए, इसलिए कमरे के अंदर ही किसान भाइयों इस पर किसी भी अच्छे कीटनाशक यानी कि ज़्यादातर हम इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SC का होता है उसका घोल ले करके और इस पर स्प्रे करते हैं। और वो कितना लेना चाहिए, 4 ml प्रति 10 लीटर में मिला करके इस पर स्प्रे कर देना आवश्यक होता है। इसके बाद किसान भाइयों इससे कीटों से सुरक्षा आपको मिल जाएगी, इस पर किसी प्रकार का कीट का प्रकोप नहीं होगा और फिर ये जो है 15 से 20 दिन के लिए इसको उसी स्थान पर थोड़ी सी धूप, हल्की धूप लगती रहे या असली रोशनी आती रहे, ऐसी जगह इसको रखा जाता है। जब इसका जर्मिनेशन अच्छी तरह से हो जाता है, इसके हल्के हल्के जो इसका जो अंकुरण है वो हरा हो जाता है, तब ये समझ लीजिए रोपाई के लिए तैयार होता है। अब रोपाई करने से पूर्व भी किसान भाइयों इस पर एक बार कीटनाशक का स्प्रे करना आवश्यक होता है। इस पर फिर से वही इमिडाक्लोरोपिड या थायोमिथाक्सम का एक स्प्रे कर देना जो है उचित रहता है। इसके बाद किसान भाइयों इसकी रोपाई की बात करते हैं। रोपाई करने के लिए खाद के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, खाद यूरिया, लेकिन रोपाई के समय यानी कि मिट्टी में जब हम इसकी आखिरी जुताई करेंगे खेत की, उस समय 1 बोरा यूरिया मिट्टी में मिला देना चाहिए। उसके अलावा किसान भाइयों करीब 1.5 बोरे जो है या 2 बोरा आप DAP और 1 से 1.5 बोरा आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश में अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। ये प्रक्रिया किसान भाइयों आलू की रोपाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें जर्मिनेशन हो चुका है, उससे 48 घंटे पूर्व कर देने चाहिए। 48 घंटे बाद किसान भाइयों हम देखिए, अब इसमें ज़्यादातर सीड प्रोडक्शन के लिए लोग स्प्रिंकल का प्रयोग करते हैं, फुहारे वाली सिंचाई का प्रयोग करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा अलग मेथड होता है। और आम किसान जिसके पास इन सब की व्यवस्था नहीं होती उसके लिए अलग मेथड होता है। आज मैं आम किसानों की बात करूंगा क्योंकि हमारे किसान सभी किसान भाइयों के पास स्प्रिंकल की व्यवस्था नहीं होती है। अब किसान भाइयों अगर हम इसकी बात करें, हालांकि बेहतर वही रहता है, लेकिन हम यहाँ पर ये बात करें कि इसकी कितनी गहराई पर बुआई होनी चाहिए, कितनी लाइन की दूरी होनी चाहिए और कितने इसमें सीड की दूरी होनी चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब किसान भाइयों इसमें 1 एकड़ में आपकी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 24 से 26 इंच की होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 इंच होनी चाहिए। और किसान भाइयों जो आप बेड बना रहे हैं उसकी ऊंचाई भी 6 से 8 इंच होनी चाहिए। इसको ज़्यादा गहरे और ज़्यादा जो है किसान भाइयों पतले बेड पर बुवाई इसकी नहीं की जाती है, तो उसकी ऊंचाई का भी ध्यान रखना है। गूल या बेड जो भी कहते हैं, गूल कहते हैं सामान्यतः, बड़े बेड पर चौड़े बेड पर इसकी बुवाई नहीं होती, तो इसमें बेड बना लेंगे या गूल बना लेंगे। उसमें गूल बनाने के बाद उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपकी मशीन से भी गूल बन जाते हैं, मशीन से ही ज़्यादातर किसान बनाते हैं, लेकिन किसान भाई क्योंकि कम एरिया में की जाता है तो मशीन की व्यवस्था नहीं है, तो आपकी जो भी व्यवस्था हो उससे आप गूल बना लें। गूल में मैंने बता ही दिया आपको, इनकी जो दूरी है एक गूल से एक गूल की दूरी वो जो होनी चाहिए वो 24 से 26 इंच होनी चाहिए। अब किसान भाइयों इसमें गूल में अब गड्ढे किए जाते हैं, उसके लिए आप टूल बना सकते हैं जिसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है 6 से 8 इंच होगी, उतने दूरी पर आप कोई टूल बनवा सकते हैं या मशीन भी आजकल आती है, उस मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उस गड्ढे की जो गहराई है वो 3 इंच के आसपास रहनी चाहिए, 3 इंच से ज़्यादा के गड्ढे नहीं होने चाहिए। उन गड्ढों को पहले कर लिया जाता है, उसके बाद किसान भाइयों उन गड्ढों में लेबर के द्वारा या धीरे एक गड्ढे में एक सीड को हाथ से रखा जाता है और उस पर 1 से 1.5 इंच मिट्टी लगा करके उसको ढंग से अच्छी तरह से दबा दिया जाता है, जिससे उसकी नमी जो है हवा के साथ नहीं निकले। तो अच्छी तरह से दबाने के बाद किसान भाइयों ये आपका सीड की जो बुवाई हो चुकी है या रोपाई हो चुकी है, जो भी आप समझे वो आपकी हो गई है। अब किसान भाइयों ट्यूबवेल लगने के बाद आपको इस पर जो मिट्टी लगाते हैं वो 1.5-2 इंच से ज़्यादा मिट्टी नहीं लगानी है, क्योंकि 3 इंच का गड्ढा है तो उसमें थोड़ा सा हल्की मिट्टी ही लगानी है, ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी, या आप जो है कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग ऊपर से फेंक करके इस पर कर सकते हैं गड्ढों में, वो बेहतर रहता है। किसान भाइयों विशेष ध्यान रखना है ये है कि मिट्टी को सीड को बहुत ज़्यादा गहराई में भी नहीं लगाना है और बहुत ऊपर खुला हो जाए वो, जिससे उस पर मच्छर मक्खी या किसी कीट का प्रकोप हो जाए, उस तरह से भी धूप का भी खुला भी न रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है किसान भाइयों सिंचाई की। तो सिंचाई किसान भाइयों पर्याप्त नमी रहनी चाहिए बुवाई से पूर्व,
और सिंचाई 1 हफ्ते के आसपास इसकी सिंचाई ज़्यादातर कर देते हैं किसान भाई। कुछ किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि जैसे ही आपका रोपण हो गया, बीज को रोपाई कर दी है, उसके 2 या 3 दिन बाद ही बहुत हल्की तली में सिंचाई कर देते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बीज जिस ऊंचाई पर, ऊपर से 3 इंची गहराई पर जहाँ सीड रखा गया है वहाँ तक पानी टच न हो, केवल वहाँ सीलन पहुंचे किसान भाइयों, पानी की सीलन पहुंच जाए, इस बात का इतनी ही केवल सिंचाई करनी चाहिए। अगर एक बार हल्की सिंचाई कर दें, एक उसके बाद उसका निरीक्षण करें, सीलन वहां तक पहुंच गई तो ठीक, अगर नहीं पहुंची तो पुनः आप अगले दिन या 1-2 दिन बाद पुनः उतनी ही सिंचाई फिर से कर दें। सिंचाई का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। अगर ज़्यादा सिंचाई कर दी तो किसान भाइयों बीज के सड़ने के चांस रहते हैं। अब किसान भाइयों सिंचाई इसी तरह आप प्रत्येक 15 दिन बाद हल्की हल्की सिंचाई इसमें करते रहेंगे। और जब किसान भाइयों जर्मिनेशन अच्छी तरह हो जाए, जर्मिनेशन बढ़िया तरह से ऊपर पत्ते निकलने लग जाएं, जब पत्ते पूरी तरह से 2 या 3 पत्ते ऊपर आ जाएं, ये प्रक्रिया करीब करीब 30 दिन के आसपास तक हो जाएगी, तब पुनः एक इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक का इमिडाक्लोरोपिड भी आप ले सकते हो, एक स्प्रे करना अति आवश्यक है। क्योंकि इस समय भी किसान भाइयों किसी वायरस का, किसी कीट जो सफ़ेद मक्खी होती है वो वायरस के लिए वाहक होती है, वो अगर प्रकोप हो गया है तो आपका सीड क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो एक बार पुनः आप उसका स्प्रे कर देंगे। उसके बाद किसान भाइयों 30 से 35 दिन पर पहला यूरिया छिड़क के लगाने की बारी आती है। और यहाँ पर आपको, क्योंकि आपने 1.5 बैग पहले यूज कर लिया है या 1 बैग पहले यूज कर लिया है, तो 1.5 बैग यहाँ से जो यूरिया है वो अब आप छिड़क कर दे देंगे। उसके बाद किसान भाइयों यहाँ आवश्यकता होती है मिट्टी चढ़ाने की, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीड के थोड़े थोड़े गड्ढे वहाँ पर शेष रह जाते हैं, और जब वो जर्मिनेशन पूरी तरह से हो जाता है, पत्ते निकल आते हैं, तब एक बार मिट्टी जरूर चढ़ाइएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार मशीनों का भी प्रयोग कर सकते हैं और लेबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी चढ़ाना भी अति आवश्यक है। इसमें किसान भाइयों जो छिटक करके आपका यूरिया इधर उधर हो जाता है, वो भी मिट्टी के साथ पौधे के आसपास आ जाएगा। इसके बाद किसान भाइयों बारी आती है फंगस से बचाव की, क्योंकि अब आपका आलू 35 से 40 दिन का हो गया है। इस समय आपको पहला स्प्रे फंगीसाइड, बढ़िया सुपर फंगीसाइड का करना होगा। इसमें ज़्यादातर लोग M45 यानी मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का स्प्रे करते हैं, तो आप मैंकोजेब का भी स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पर एक भली प्रकार अच्छी तरह से नोजल को ऊपर और नीचे करके दोनों तरफ पत्ते के डंठल पर पूरा पत्ता अच्छी तरह से उसमें जो है भीग जाए, इस तरह से सुपर क्वालिटी का आप एक स्प्रे करेंगे फंगीसाइड का। और यह प्रक्रिया प्रत्येक 15 दिन में आपको दोहरानी होगी। अब किसान भाइयों इसमें बात आती है माइक्रोन्यूट्रेंट्स की पूर्ति की। तो माइक्रोन्यूट्रेंट्स की इसमें चूंकि आपने अगर कंपोस्ट खाद का प्रयोग ऊपर से डाला है तो भी आपको माइक्रोन्यूट्रेंट्स की आवश्यकता ज़्यादा इसमें नहीं होती है। और अगर आपको कहीं आवश्यकता लगे तो जो है एक माइक्रोन्यूट्रेंट्स कॉम्बिनेशन का स्प्रे भी 40 से 50 दिन के बीच में आप इस पर कर देंगे तो बेहतर रहेगा। अब किसान भाइयों इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अब धीरे धीरे प्रत्येक 15-20 दिन बाद आप फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड आवश्यकता अनुसार स्प्रे करते रहेंगे। अब समय की अगर बात करें तो अब दिसंबर की हम को में ले आते हैं, क्योंकि पत्तों की कटाई जो ऊपर का वेजिटेशन पार्ट है, ये इसकी कटाई भी इसमें महत्वपूर्ण है। अब किसान भाइयों 31 दिसंबर के बाद जैसे जैसे मौसम में आर्द्रता कम हो जाती है और शुष्क मौसम होने लगता है, उस समय कीटों का प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। उस समय आपको किसान भाइयों पत्तों की कटाई नीचे से, मिट्टी के बिल्कुल मिट्टी में ऊपर डंठल नहीं दिखना चाहिए, उसके नीचे से, हमने पहले भी पूर्व वीडियो में भी ऐसा बताया गया है, आप पत्तों की कटाई सावधानी से इसका वेजिटेशन पार्ट को काट कर अलग कर देंगे। इससे पूर्व किसान में एक बात जरूर रह गई कि सीड में जो है अनवांटेड पौधे, यानी कि कुछ इस तरह के भी पौधे निकल आएंगे जो रोग ग्रसित हो सकते हैं, वायरस ग्रसित हो सकते हैं। इसमें आपको पहले 30 दिन पर निरीक्षण करना होता है। पहले 30 दिन पर आप निरीक्षण करेंगे। इसमें बहुत कम पौधे ऐसे होंगे जो हो सकता है दूसरी वैरायटी के हों या कोई रोगग्रस्त हो, मुरझाया हुआ हो, किसी भी प्रकार का हो, तो उसको उखाड़ करके आप अलग कर देंगे। उसके बाद दूसरे बार आप 50 दिन के आसपास एक बार खेत का निरीक्षण करेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का रोगग्रस्त पौधा होता है, चूँकि उसमें इस समय छोटे छोटे ट्यूबर बन सकते हैं, तो उन ट्यूबर सहित उसको निकालेंगे और किसी गड्ढे में खोद करके गाड़ देंगे। और तीसरी बार किसान भाइयों 75 दिन पर आखिरी निरीक्षण करना है। उस समय भी किसी भी प्रकार का रोग ग्रसित पौधा आपको दिखाई दे जाए तो उसको भी
आलू सहित यानी पोटैटो सहित निकाल करके और किसी गड्ढे में गाड़ के उसको नष्ट कर देना या जला देना है। खेत के आसपास उसको नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से आप सीड प्रोडक्शन कर लेते हैं। अब किसान भाई एक चीज़ इसमें और रह गई कि जैसे जैसे नमी बढ़ती है उस समय ब्लाइट का प्रकोप आता है खेतों में, उसका भी विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही आपका नवंबर के बाद कोहरा वगैरह छाता है, बादल छाते हैं, उस समय ब्लाइट आती है आलू में, तो उस समय आप सुपर फंगीसाइड कोई भी जो ब्लाइट रोधी हो उसका भी एक ब्लाइट आने का इंतजार नहीं करेंगे, आप एक अच्छा फंगीसाइड ब्लाइट आने से पूर्व ही समय समय पर स्प्रे कर देंगे। एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे में 8 से 10 दिन का अंतराल रहेगा किसान भाइयों। कभी आपको कीटों की संभावना लगे तो कीटनाशक का स्प्रे, और फिर आपको फंगीसाइड का स्प्रे भी आपको 10 दिन के बाद प्रत्येक अंतराल में करते रहना है। इस तरह से किसान भाइयों आपके जो है सीड प्रोडक्शन होगा। अब किसान भाइयों आपने 31 दिसंबर से लेकर के किसी कारणवश मान लो आपने लेट बुआई की थी और 31 दिसंबर आ गया है और आपको चाहते हैं कि आप अभी हमें आलू को और कुछ दिन रोकना चाहिए, पौधे को यानी उसके वेजिटेशन पार्ट को, थोड़ा सा छोटा है सीड, तो उस कंडीशन में आप एक बार पुनः इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे 31 दिसंबर के बाद जा रहा है तो। और उसके बाद 7-8 दिन मैक्सिमम और लेंगे आप। उसके बाद फिर से उसकी जो आल की कटाई करने के बाद उसके 20 दिन उसको मिट्टी में ही छोड़ देंगे। विशेष तौर से निरीक्षण ये करना है कि कोई भी किसी भी प्रकार का फिर से उसमें फुटाव न उत्पन्न हो जाए, यानी कि अगर किसी पौधे में फुटाव होता है तो क्योंकि वो 1-2 पौधे होंगे और उन पर कीटों के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए वो चक्कर लगा के खेत में एक बार देखना है कोई भी पौधे में फुटाव न हो। अगर फुटाव होता है तो उसको वहीं नीचे से मिट्टी के अंदर से उसको तोड़ देना है। 20 से 25 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी है किसान भाइयों। सावधानी ये रखनी है कि बीज छिलना और कटना नहीं चाहिए, और उसके बाद उसके प्रत्येक ट्यूबर को ढंग से बीन लेना है। 2 से 3 बार आप खेत में जुताई करवा के अच्छी तरह से बिनाई करा लेंगे और हर ट्यूबर्स को अगली पीढ़ी का ये जो है बिजाई के लिए आप तैयार कर सकते हैं फंगीसाइड लगा करके, और उसको छाया में सुखा करके 1-2 दिन रखने के बाद पैकिंग करके कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। इस तरह से आपका सुपर क्वालिटी का जो आप खरीद के लाते हैं ना बोली बोल के बहुत महंगे दामों में, उससे भी बेहतर सीड आपका ये होगा किसान भाइयों। इस तरह से सीड का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, और इसी तरह से किसान भाइयों अपने मुख्य जो फसल है आलू की उसकी भी देखभाल कर सकते हैं। इसके बाद हम अन्य चीज़ों की भी जानकारी आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।